एक समय की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के एक मित्र से मिलने किसी दूसरे गांव जा रहा था। उसका वह मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। पंडित के गांव से मित्र का गांव काफ़ी दूर था और रास्ते में और भी कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपने धुन में चला ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी और मिल गया और वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। उस आदमी को देख पंडित खुश हो गया। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से सफ़र आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित न समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक गांव पड़ा। गांव का प्रवेश द्वार आते ही महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है, और वह आगे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में उस गांव में एक खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल पंडित के पास वापस आ गया। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा सा मंदिर बना था और ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का गांव भी अभी वहां से काफ़ी दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो भोजन करके यहीं रात्रि विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह आराम से आगे की यात्रा करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ ज़रूरी सामान देना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर में गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा कि यह महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बारे में कुछ भी पूछना ठीक न समझा। सुबह होते ही फिर दोनों ने अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर एक गांव आया। महाकाल ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलते रहिए, मुझे इस गांव में भी एक ज़रूरी काम है, मैं जल्दी से वह काम निपटा कर आपसे आगे वाले रास्ते में मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल वहाँ से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर वह घबरा गया। लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सच में यमदूत हो तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। महाकाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है।
महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह महाकाल सचमुच में यमदूत ही है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कुकू एफएम पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रिकमेंड करूँगा, जिसका नाम है द कर्म चक्र, जिसे आप सबको जरूर सुनना चाहिए। यह एक बहुत ही रोमांचकारी और अविश्वसनीय कहानी है उन 5 दोस्तों की जो अपने जीवन जीने के तरीके और आपसी संबंधों से खुश नहीं थे। तभी उनके साथ एक असामान्य घटना घटी, जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया और उन्हें पता चला कि वास्तव में जीवन क्या है और सच्ची खुशी क्या है। ये बहुत ही अनोखी लेकिन सच्ची कहानी है कि कैसे वो पांचों अपनी खुशी और संतुष्टि का रास्ता ढूंढते हैं। और कुकू एफएम के बारे में तो आप सब जानते हैं कि यह इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। और अब कुकू एफएम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी लाया है एक बहुत ही धमाकेदार ऑफर, क्योंकि अब कुकू एफएम का फैमिली प्लान आ चुका है सिर्फ 199 रुपीज़ में। लेकिन इस पर भी आपको मिलेगा 55% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अगर आप यूज़ करते हैं हमारा कूपन कोड WIF55, यानी कि फर्स्ट मंथ के लिए आपकी फैमिली के 4 मेंबर्स को कुकू एफएम के 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो सोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, वो भी सिर्फ 89 रुपीज़ में। यानी कि फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 25 रुपीज़ से भी कम की कॉस्ट पर। इस प्लान का फ़ायदा उठाने के लिए किसी एक फैमिली मेंबर को अपने मोबाइल नंबर से कुकू एफएम पर रजिस्टर करके सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा। फिर बाकी के 3 मेंबर उसी मोबाइल नंबर का यूज़ करके कुकू एफएम पर लॉगिन करेंगे। लेकिन याद रहे, यह कूपन कोड सिर्फ फैमिली प्लान पर ही वैलिड है, तो इस स्पेशल ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि महाकाल यमदूत है, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफ़ी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी, इसीलिए ना तो वह पंडित को आवाज़ देकर रोक पा रहा था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। महाकाल पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था। लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसीलिए हृदयघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसीलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसीलिए उसने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर महाकाल जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है। परंतु तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी
और सबसे आश्चर्य की बात तो ये होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल वहाँ से चला गया, क्योंकि अब महाकाल के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण ना था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसीलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना कह सुनाता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को ये न लगे कि वो राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरे और पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, इसीलिए वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाया था। और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहीं पंडित भी जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया। लेकिन पंडित तो भौचक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष तक कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी ये सब सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सज़ा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके शयन कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वो होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है। राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया और बोला, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और उसके द्वारा अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत महाकाल ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण
मैं नहीं बनूंगा, लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसीलिए इस राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वो सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सज़ा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सज़ा सुना दी थी। इसीलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसीलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि महाकाल ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और महाकाल की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज़्यादा बेहतर जीवन जीता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूँ कि कुकू FM पर द कर्म चक्र हिंदी ऑडियो शो को सुनना ना भूलें। और फैमिली प्लान पर 55% डिस्काउंट के लिए आप WIF55 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। धन्यवाद।